दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन मेरे पिताजी अपनी बहन को अचानक घर लेकर आ गए। माँ ने जब ये देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन पिताजी के सामने कुछ नहीं बोली। वो फिर हमारे साथ हमारे घर में ही रहने लगी थी। उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी। माँ पिताजी के सामने तो उन दोनों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार रखती, उनकी पीठ पीछे उन्हें ताने देती थी। और हद तो तब हो गई जब मेरी माँ ने, मेरा नाम मीरा है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास वो सब कुछ था जिसकी हर लड़की चाहत रखती है। माँ बाप का प्यार, अच्छा घर, अच्छी परवरिश और हर छोटी बड़ी खुशी। मेरे पिताजी का कपड़ों का बहुत अच्छा शोरूम था, जहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के हर तरह के कपड़े मिलते थे। त्योहारों, शादियों और दूसरे खास मौक़ों पर उनकी दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि कई बार कर्मचारियों को भी संभालना मुश्किल हो जाता था। बाकी दिनों में भी दुकान अच्छी चलती थी और हर महीने अच्छी कमाई हो जाती थी। पिताजी अपनी मेहनत और ईमानदारी से कारोबार संभालते थे, इसलिए शहर में उनका बहुत नाम था। लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। मेरी माँ भी बहुत अच्छी थी। वो पूरे घर को प्यार से संभालती थी और हमेशा यही कहती थी कि घर की असली खुशी परिवार के साथ रहने में होती है। मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी, इसलिए दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। लेकिन उन्होंने मुझे कभी बिगाड़ा नहीं, बल्कि हमेशा अच्छे संस्कार दिए। बचपन से ही उन्होंने मुझे सिखाया था कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मैं भी उनकी हर बात मानती थी और हमेशा कोशिश करती थी कि कभी ऐसा कोई काम न करूं जिससे उन्हें दुख पहुंचे। हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से चल रही थी। सुबह पिताजी दुकान चले जाते, माँ घर का काम करती और मैं स्कूल चली जाती। शाम को जब पिताजी वापस आते तो हम तीनों साथ बैठकर चाय पीते, दिन भर की बातें करते और फिर साथ में खाना खाते। हमारे घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है। मैं उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। मेरे स्कूल में भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सभी टीचर मुझे पसंद करते थे क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त का नाम रश्मि था। हम दोनों हमेशा साथ बैठते, खाना खाते और स्कूल का हर काम भी साथ ही करते थे। अगर किसी दिन मैं स्कूल नहीं जाती तो वो मुझे बार बार फ़ोन करके पूछती कि क्या हुआ, और अगर वो नहीं आती तो मुझे भी उसकी बहुत याद आती थी। हमारी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। उस दिन भी हर दिन की तरह सुबह मैं जल्दी उठी, तैयार हुई। माँ ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और टिफ़िन पैक किया। पिताजी हमेशा की तरह मुझे स्कूल छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उस दिन दुकान पर कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम स्कूल बस से चली जाना। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आराम से चली जाऊंगी। फिर मैं अपना बैग लेकर घर से निकली और स्कूल पहुंच गई। स्कूल में सब कुछ पहले जैसा ही था। बच्चे अपनी अपनी क्लास में जा रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई होमवर्क पूरा कर रहा था। मैं भी अपनी क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में रश्मि भी आ गई और हमेशा की तरह मेरे पास बैठकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, आज मैथ्स का टेस्ट है, तैयारी कर ली ना? मैंने भी हंसकर कहा कि हाँ, रात भर पढ़ाई की है, अब देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ी देर बाद हमारी क्लास शुरू हो गई। पहला पीरियड अंग्रेजी का था, फिर गणित का टेस्ट हुआ, उसके बाद बाकी विषय भी पढ़ाए गए। देखते ही देखते आधा दिन निकल गया। लंच ब्रेक हुआ तो मैं और रश्मि हमेशा की तरह स्कूल के बगीचे में जाकर बैठ गए। हमने अपना टिफिन खोला और एक दूसरे के साथ खाना खाने लगे। तभी रश्मि ने मुझसे कहा, मीरा, पता है, अगले महीने हमारे स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम होने वाला है। इस बार डांस और भाषण की प्रतियोगिता भी होगी, तुम ज़रूर हिस्सा लेना। मैंने हंसते हुए कहा कि नहीं, मुझे स्टेज पर जाने में बहुत डर लगता है। लेकिन उसने कहा, तुम कर सकती हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी और हम दोनों फिर दूसरी बातों में लग गए। लंच खत्म होने के बाद हम वापस क्लास में आ गए। उस दिन स्कूल का पूरा समय बहुत सामान्य तरीके से बीता। छुट्टी होने के बाद मैं स्कूल बस से घर वापस आ गई। जैसे ही घर पहुंची, माँ ने दरवाज़ा खोला और हमेशा की तरह मुस्कुराकर पूछा, आज स्कूल कैसा रहा? मैंने भी हंसकर कहा, बहुत अच्छा।
फिर मैंने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने लगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी अब तक की सीधी सादी और खुशहाल ज़िंदगी बहुत जल्द ऐसा मोड़ लेने वाली थी, जिसके बाद मेरी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मेरे पिता की एक छोटी बहन थी, जो एक दिन रोते रोते हमारे दरवाजे पर आईं। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि उन पर बहुत बड़ा दुख टूट पड़ा है। जैसे ही पिताजी ने दरवाज़ा खोला, वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया मेरी मदद कीजिए, मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए, अगर देर हो गई तो मैं उन्हें खो दूंगी। उनकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पिताजी ने एक पल भी देर नहीं की, उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली और अपनी बहन के साथ उनके घर की तरफ निकल गए। वो हमारे ही शहर में रहती थी। उन्होंने कई साल पहले अपनी पसंद से शादी की थी। उस समय पिताजी इस बात से नाराज़ ज़रूर हुए थे, क्योंकि उन्होंने बिना घरवालों की मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन वक्त के साथ उनका गुस्सा ख़त्म हो गया था। आखिर वो उनकी इकलौती छोटी बहन थी। उनके अलावा पिताजी का कोई भाई या बहन नहीं था। इसलिए चाहे कितनी भी नाराज़गी रही हो, उनके दिल में अपनी बहन के लिए प्यार हमेशा था। बुआ जी और उनके पति बहुत अमीर नहीं थे, बस जैसे तैसे अपना घर चला लेते थे। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और पिछले काफ़ी समय से उनके पति एक बहुत खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें कैंसर है। इलाज भी चल रहा था, लेकिन बीमारी हर दिन बढ़ती जा रही थी। पैसों की कमी की वजह से उनका इलाज भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। बुआ जी दिन रात उनकी सेवा करती थी, लेकिन अब उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। पिताजी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके जीजा जी की सांसें बहुत तेज चल रही थी, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी। पिताजी ने किसी तरह उन्हें गाड़ी में बैठाया और तेज़ी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें देखा और कुछ देर जांच करने के बाद बहुत दुखी होकर कहा कि हमें अफसोस है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इनमें अब कुछ भी नहीं बचा, हम इन्हें नहीं बचा सकते। ये सुनते ही जैसे बुआ जी की दुनिया ही उजड़ गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बार बार अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें उठाने की कोशिश करती रही और कहती रही कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने अपनी बहन को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उन्हें संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद सारी ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और फिर पिताजी ने अपने जीजा जी का अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से कराया, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई और नहीं था जो ये जिम्मेदारी निभाता। बुआ जी पूरी तरह टूट चुकी थी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम रिया था। वो भी अपनी माँ को रोता देखकर डरी हुई एक कोने में खड़ी थी। उसे शायद पूरी तरह समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके पापा कभी वापस नहीं आएंगे। पिताजी ने जब दोनों की हालत देखी तो उन्होंने उसी समय फैसला कर लिया कि अब वो अपनी बहन और अपनी भांजी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अंतिम संस्कार के बाद वो दोनों को अपने साथ घर ले आए और साफ कह दिया कि अब से यही तुम्हारा घर है, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बुआ जी ने बहुत मना किया। वो बोली कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन पिताजी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें अपने साथ ले आए। शुरू शुरू में घर का माहौल ठीक था, लेकिन माँ के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो उस समय सिर्फ इसीलिए चुप थी क्योंकि पिताजी का फैसला उनके सामने कोई नहीं बदल सकता था। उन्होंने ऊपर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि अब घर में दो लोग और आ गए हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और माँ का व्यवहार बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर बुआ जी को सुनाने लगी। कभी कहती कि घर का काम ठीक से नहीं होता, कभी कहती कि खर्चा बहुत बढ़ गया है, कभी बिना वजह उन पर गुस्सा कर देती। बुआ जी हर बार चुप रह जाती, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने जवाब दिया तो पिताजी परेशान हो जाएंगे। वो दिन रात घर का सारा काम करती, सुबह सबसे पहले उठती, खाना बनाती, सफाई करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती। फिर भी माँ को उनमें कोई ना कोई कमी ही दिखाई देती। रिया भी बहुत सीधी और समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता को खो दिया था, इसलिए वो पहले ही बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अब घर का माहौल देखकर और भी चुप रहने लगी थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपने स्कूल में अच्छी छात्रा थी और हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। उसके टीचर भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन माँ को उसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने साफ कह दिया कि अब इसकी पढ़ाई पर एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब घर के काम सीखे,
यही इसके काम आएगा। बुआ जी ने बहुत हाथ जोड़कर कहा कि इसकी पढ़ाई मत छुड़वाइए, इसकी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन माँ ने उनकी एक नहीं सुनी। अगले ही दिन उन्होंने रिया का स्कूल छुड़वा दिया। जब रिया को ये बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी किताबों को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोया, क्योंकि वही किताबें उसके सारे सपनों की उम्मीदें थीं। वो डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि गरीब लोगों का इलाज कर सके, क्योंकि उसने अपने पिता को पैसे की कमी की वजह से तड़पते हुए देखा था। लेकिन अब उसका ये सपना उसकी आंखों के सामने टूट गया। पिताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने माँ से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन माँ ने बहाना बना दिया कि घर का खर्च बहुत बढ़ गया है और अब सबकी पढ़ाई का खर्च उठाना आसान नहीं है। पिताजी उस समय अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें घर की हर छोटी बात का पता नहीं चल पाता था। वो सोचते थे कि शायद सब ठीक होगा, लेकिन सच ये था कि उनके पीछे माँ हर दिन बुआ जी और रिया के साथ पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगी थी। दोनों माँ बेटी सब कुछ सहती रहीं, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से पिताजी और माँ के बीच कोई झगड़ा हो। इसलिए दोनों हर दर्द अपने दिल में छुपाकर बस चुपचाप उस घर में रहने लगी, जबकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उन सब की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। ऊपर से सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन घर के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। बुआ जी और रिया हर दिन चुपचाप अपना काम करती और माँ उनसे छोटी छोटी बातों पर नाराज होती रहती। पिताजी हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, इसलिए वो हर बार घर का माहौल ठीक करने की कोशिश करते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। एक दिन शाम का वक्त था। पिताजी हमेशा की तरह अपना शोरूम बंद करके घर लौट रहे थे। वो रास्ते में थे और हम सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें जल्दी से पास के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। उनके मोबाइल में सबसे ऊपर माँ का नंबर सेव था, इसलिए किसी अनजान आदमी ने उनके फ़ोन से माँ को कॉल किया। जैसे ही माँ ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई और वो आदमी बोला, क्या आप इनकी पत्नी बोल रही हैं? आपके पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हमने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाइए। ये सुनते ही माँ के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो ज़ोर से रोने लगी और घबराई हुई आवाज़ में हमें सारी बात बताई। हम सब बिना एक पल गवाए जल्दी जल्दी घर से निकले और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। पूरे रास्ते मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। मैं बार बार ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही थी कि बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा डॉक्टर और नर्स उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर पर कई जगह चोट लगी हुई थी। उनके सर और हाथों पर पट्टियां बंधी थी। कपड़े खून से पूरी तरह भीग चुके थे। उन्हें देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं दौड़कर उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों ने हमें बाहर ही रोक दिया। कुछ देर के बाद एक डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी कैसे हैं? उन्हें क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अभी इनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर इन्हें तुरंत सही ब्लड नहीं मिला तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम सब ने बिना देर किए कहा, डॉक्टर, हमारा खून ले लीजिए, जो भी करना पड़े कीजिए, बस इन्हें बचा लीजिए। तब डॉक्टर ने हमारी तरफ देखते हुए कहा कि पहले हमें इनका ब्लड ग्रुप चेक करना होगा। कुछ ही देर के बाद रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। भारत में बहुत कम लोगों में पाया जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन्हें किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का खून नहीं चढ़ाया जा सकता। इन्हें सिर्फ यही खून चाहिए। अगर जल्द से जल्द ये खून नहीं मिला तो इन्हें बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। हमें समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। हम तुरंत अलग अलग दिशाओं में भागे। किसी ने ब्लड बैंक में फ़ोन किया, किसी ने दूसरे हॉस्पिटल में, किसी ने अपने जानने वालों से बात की, कोई शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा तो कोई डॉक्टरों से मदद मांगने लगा। लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिला कि ये ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है और इस समय उपलब्ध नहीं है। हर बार जब फ़ोन बजता तो हमें उम्मीद होती कि शायद कहीं से खून मिल गया होगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती।
समय लगातार निकलता जा रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ पिताजी की हालत और बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर बार बार बाहर आकर पूछते कि क्या ब्लड का इंतजाम हुआ, लेकिन हमारे पास हर बार ना में जवाब देने के अलावा कुछ नहीं होता। मैं हॉस्पिटल के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर रोती रही, ऊपर वाले से कहती रही कि मेरे पिताजी को बचा लो, उनकी जगह मेरी जान ले लो, लेकिन उन्हें कुछ मत होने देना। माँ की हालत भी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो कभी रोती, कभी बेहोश होने लगती, कभी डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर कहती कि मेरे पति को बचा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी। बुआ जी भी रो रही थी और रिया एक कोने में खड़ी डरी हुई सब कुछ देख रही थी। पूरे हॉस्पिटल में बस हमारे रोने धोने की आवाजें ही गूंज रही थी, लेकिन किस्मत तो शायद कुछ और ही चाहती थी। हमने अपनी तरफ से हर कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस ब्लड ग्रुप का एक यूनिट खून भी कहीं से नहीं मिल पाया। आखिर कुछ देर के बाद डॉक्टर फिर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो क्या कहने वाले हैं। उन्होंने धीरे से कहा कि हमें बहुत अफसोस है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हम इन्हें बचा नहीं पाए। अगर समय पर खून मिल जाता तो शायद इनकी जान बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया एक पल में खत्म हो गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। माँ ये खबर सुनते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बुआ जी भी फूट फूट कर रोने लगी। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हॉस्पिटल का वो पल हमारी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन गया था। जिस इंसान ने हमेशा पूरे परिवार को संभाल कर रखा था, जो हर मुश्किल में सबके साथ खड़ा रहता था, जो हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत था, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सर से पूरी दुनिया की सबसे मजबूत क्षति हट गई हो और अब हमारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। फिर पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन पूरे घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे घर की सारी खुशियां एक ही पल में खत्म हो गई हों। हर तरफ रोने की आवाजें थी, रिश्तेदार भी दुखी थे, लेकिन सबसे ज्यादा खालीपन हमारे घर में था, क्योंकि जिस इंसान ने इतने साल इस घर को संभाला था वो अब हमारे बीच नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग अपने अपने घर लौट गए, तब घर का माहौल और भी ज्यादा उदास हो गया। हर कोने में पिताजी की यादें बसी हुई थी। उनकी कुर्सी खाली पड़ी थी, उनका कमरा वैसा ही था, उनकी चीजें वहीं रखी थी, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। मैं भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन माँ के दिल में दुख के साथ साथ गुस्सा भी भर गया था और उन्होंने अपने इस दुख का जिम्मेदार भी बुआ जी को ही मान लिया था। वो बार बार गुस्से में कहती, अगर ये मनहूस हमारे घर नहीं आई होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। इसी की वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ। पहले इसके पति मरे और अब मेरे पति भी चले गए। इसने हमारे घर में कदम रखा, तभी से हमारे परिवार की खुशियां खत्म हो गईं। बुआ जी ये सब सुनकर भी कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती और अपनी बेटी रिया को सीने से लगाकर बैठ जाती। उन्हें पता था कि चाहे वो कुछ भी कहे, माँ का गुस्सा कम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। पिताजी के जाने के बाद तो जैसे माँ को कोई रोकने वाला ही नहीं रहा। अब वो पहले से भी ज्यादा सख्त हो गई थी। छोटी से छोटी बात पर भी बुआ जी और रिया को डांट देती, कभी खाने को लेकर तो कभी घर के काम को लेकर, कभी बिना किसी वजह के उन्हें खरी खोटी सुना देती। रिया पहले ही अपने पिता को खो चुकी थी, अब उसने अपने मामा को भी खो दिया था, जो उसके लिए पिता से कम नहीं थे, लेकिन उसे अपने दुख से ज्यादा अपनी माँ की चिंता थी, क्योंकि अब उनकी तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी थी। रिया मुझसे बड़ी थी, उसने अपनी 12वीं की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पूरी की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो आगे कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उसके बहुत सारे सपने थे। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी ताकि अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी दे सके, लेकिन माँ ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब आगे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में इतना खर्च नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई पर पैसे बर्बाद किए जाएं। अब तुम्हें इसी घर के काम करने हैं और यही तुम्हारी ज़िंदगी है। रिया ने बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी कर लेगी, लेकिन माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसके सारे सपने उसी दिन खत्म कर दिए। धीरे धीरे बुआ जी की तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी। पहले उन्हें हल्की खांसी आती थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है।
ये सुनकर रिया की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसने अपने पिता को पहले ही बीमारी की वजह से खो दिया था और अब उसे डर था कि कहीं उसकी माँ भी उससे दूर न चली जाए। बीमारी बढ़ने के साथ साथ बुआ जी हर समय तेज खांसी से परेशान रहने लगी। कई बार खांसते खांसते उनकी सांस फूल जाती थी। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उनका वजन काफी कम हो गया था। चेहरा पीला पड़ गया था। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उन्हें हर समय थकान महसूस होती थी। हल्का बुखार भी बना रहता था। भूख बहुत कम लगती थी और पहले की तरह वो कोई काम नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत ऐसी हो गई कि ज्यादातर समय उन्हें बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता था। डॉक्टरों ने दवाइयां शुरू कर दी थी और समझाया था कि इलाज पूरा करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सावधानी रखनी होगी। इसलिए माँ ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनके खाने पीने के बर्तन अलग कर दिए और उन्हें घर के एक अलग कमरे में रहने के लिए कह दिया, ताकि उनका इलाज ठीक से हो सके। लेकिन माँ के व्यवहार में ज़रा भी नरमी नहीं आई। वो हर बात में उन्हें बोझ समझने लगी थी। अब घर का लगभग सारा काम रिया के ऊपर आ गया। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, फिर अपनी माँ को दवा देना, उन्हें खाना खिलाना, उनके पास बैठना, उनकी देखभाल करना, यही उसकी रोज की जिंदगी बन गई थी। वो बिना शिकायत किए सब कुछ करती रही, क्योंकि उसके पास अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। लेकिन माँ का दिल इतना सख्त हो चुका था कि कई बार वो रिया को बुआ जी की दवाई के लिए पैसे भी नहीं देती थी। जब रिया उनसे पैसे मांगती तो माँ गुस्से में कहती कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब दूंगी। एक तो उन्हें इतने साल से घर में रखा हुआ है, ऊपर से खाने का खर्च अलग, और अब दवाइयों का खर्चा भी हम ही उठाएं, ये भी कोई कम मुसीबत नहीं है। रिया चुपचाप उनकी बातें सुन लेती, क्योंकि उसे पता था कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। कई बार वो अपनी माँ की दवाई लेने के लिए इधर उधर से उधार मांगती, तो कई बार आधी दवा ही खरीद पाती थी, क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं होते थे। वो हर दिन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि उसकी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह का समय था। घर में अभी सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। तभी अचानक रिया के जोर जोर से रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। उसकी ऐसी चीख पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं घबराकर दौड़ती हुई उनके कमरे की तरफ गई। जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो देखा रिया अपनी माँ के पास बैठी उन्हें हिला हिलाकर उठा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। लेकिन बुआ जी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उनकी सांसें रुक चुकी थी। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। रिया अपनी माँ को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो बार बार कह रही थी कि माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला अब कोई नहीं था। उस वक्त भी मेरे और माँ के दिल में उनके लिए कोई रहम नहीं आया। माँ ने अपनी सगी ननंद के लिए 2 आंसू तक नहीं बहाए। उनके चेहरे पर दुख से ज़्यादा सख्ती दिखाई दे रही थी। उन्होंने बस इतना कहा कि जो होना था वो हो गया, अब रोने से कोई वापस नहीं आएगा। इसके बाद चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रिया पूरे समय रोती रही, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। अंतिम संस्कार से घर लौटते ही माँ ने बिना उसकी हालत देखे उससे कह दिया कि बस बहुत रोना धोना हो गया, अब इस घर का सारा काम तुम्हें ही करना है। अब तुम्हारी माँ भी नहीं रही, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सुबह से रात तक घर का हर काम तुम अकेले करोगी। उस दिन से रिया सचमुच इस घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगी। सुबह सबसे पहले उठती और सबसे आखिर में सोती। पूरे घर का काम अकेले करती, किसी से शिकायत नहीं करती और अपने सारे दुख अपने दिल में दबाकर बस चुपचाप अपनी जिंदगी काटने लगी, क्योंकि अब उसके पास इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं बचा था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते हम दोनों भी पूरी तरह बड़े हो गए थे। मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी अब खत्म होने वाली थी। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाती थी और कभी कभी मेरी सहेलियां घर पर भी आ जाया करती थी। ऐसे समय में रिया हमेशा चुपचाप किचन में जाकर सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार करती, फिर बिना किसी से नजर मिलाए हमारे सामने ट्रे रख देती और वापस अपने काम में लग जाती थी। वो कभी हमारे बीच बैठती नहीं थी और ना ही किसी से बात करती थी, जैसे उसे बचपन से ही यही सिखा दिया गया हो कि उसका काम सिर्फ काम करना है। एक दिन मेरी एक सहेली ने जब रिया को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। फिर उसने मुझसे धीरे से पूछा कि ये लड़की कौन है। मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, अरे कोई नहीं, ये हमारे घर में काम करती है, हमारी नौकरानी है। मेरी बात सुनकर रिया ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा जरूर,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप खाली कप उठाए और वापस किचन में चली गई। उस समय मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरी एक बात ने उसके दिल को कितना दुख पहुंचाया होगा। वक्त के साथ साथ रिया की खूबसूरती और भी निखरती जा रही थी। उसका रंग बिल्कुल साफ और गोरा था। बड़ी बड़ी आंखें थी जिनमें हमेशा एक अजीब सी मासूमियत दिखाई देती थी। उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक आते थे। उसके चेहरे पर किसी तरह का मेकअप नहीं होता था, फिर भी उसे देखने वाला एक बार जरूर मुड़कर देखता था। कभी दूसरी तरफ मैं हर महीने ब्यूटी पार्लर जाती थी, कभी हेयर कट करवाती, कभी फेशियल करवाती, कभी मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, महंगी क्रीम और मेकअप का इस्तेमाल करती। लेकिन इन सब के बाद भी जब मैं रिया के पास खड़ी होती तो मुझे खुद लगता था कि उसके सामने मैं बिल्कुल फीकी पड़ जाती हूँ। वो दिन भर रसोई में काम करती थी, धूप में कपड़े सुखाती थी, फर्श साफ करती थी, बर्तन धोती थी। उसके हाथ मेहनत में रूखे हो चुके थे, फिर भी उसके चेहरे की चमक कभी कम नहीं होती थी। शायद यही बात माँ और मुझे अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा चुभती थी। घर में कोई भी मेहमान आता तो उसकी नज़र एक बार रिया पर जरूर जाती और लोग कहते कि अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, कितनी सीधी और कितनी प्यारी लगती है। मोहल्ले की औरतें भी अक्सर उसकी तारीफ करती और कहती, ऊपर वाले ने इसे बहुत सुंदर बनाया है, अगर अच्छे घर में होती तो किसी रानी से कम नहीं लगती। ये सारी बातें सुनकर माँ के चेहरे का रंग बदल जाता था। उन्हें रिया की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे रिया की खूबसूरती ही हमारे लिए जलन की वजह बन गई। एक दिन सुबह एक सब्जी वाला घर के बाहर सब्जी बेचने आया। माँ बाहर खड़ी होकर सब्जियां खरीद रही थी। तभी उन्होंने आवाज लगाई, रिया, ये सब्जियां अंदर रख कर आ। तभी रिया बाहर आई। उसने सर पर दुपट्टा लिया और चुपचाप सब्जियों की टोकरी उठाने लगी। तभी सब्जी वाले ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या ये आपकी बेटी है? उसकी बात सुनते ही माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो हमारे घर में काम करती है। तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सब्जी वाला चुप हो गया और वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही माँ ने अपना सारा गुस्सा रिया पर निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि कितनी बार कहा है, दुपट्टा ठीक से ओढ़ा करो। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, जरा ढंग से रहा करो। हर किसी के सामने आने की जरूरत नहीं है। रिया ने हमेशा की तरह सर झुका लिया और बिना कुछ बोले सब्जियां उठाकर अंदर चली गई। उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। वो दिन भर बस काम करती रहती थी, न किसी से बेवजह बात करती थी, न किसी से हंसती थी, ना ही कभी अपनी तकलीफ किसी को बताती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। कई बार मैं भी उसे देखकर सोचने लगती थी कि आखिर ये लड़की कभी शिकायत क्यों नहीं करती। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, तुम पूरे दिन मशीन की तरह काम करती रहती हो, तुम्हें थकान नहीं होती क्या? माँ हर समय तुम्हें डांटती रहती है, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं लगता? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोली, नहीं, वो मुझसे बड़ी हैं, अगर मुझे डांटती हैं तो मेरी भलाई के लिए ही डांटती होंगी। इतना कहकर उसने अपनी नजरें फिर नीचे कर ली और वापस अपने काम में लग गई। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था, लेकिन उसने कभी अपने दुख को शब्द नहीं दिए। माँ पहले से भी ज्यादा उससे काम करवाने लगी थी। कभी ढेर सारे कपड़े धोने को दे देती, कभी पूरे घर की सफाई करवाती। अगर फर्श पर कहीं एक छोटा सा दाग रह जाता तो पूरा फर्श दोबारा धुलवा देती। अगर खाने में नमक थोड़ा भी कम या ज्यादा हो जाता तो घंटों उसे बातें सुनाती रहती। लेकिन रिया हर बार चुपचाप सब सह लेती, जैसे उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। एक दिन माँ सुबह से ही बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने पूरे घर की साफ सफाई करवाई, अच्छे पर्दे लगाए, नए बर्तन निकाले और तरह तरह के पकवान बनाने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है माँ, आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है? तब माँ मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा और अमीर परिवार से है। उसका नाम रमेश है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करता है। उसकी नौकरी बहुत अच्छी है और हर महीने लगभग 70,000 रुपए की सैलरी मिलती है, इसलिए उसका परिवार भी बहुत खुशहाल है। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, इसलिए आज कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ की खुशी देखनी बन रही थी। उन्होंने मुझे नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा कि आज तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है। लेकिन दूसरी तरफ रिया हमेशा की तरह सुबह से रसोई में लगी हुई थी। वो अकेले ही पूरे घर का काम संभाल रही थी। उसे बार बार अलग अलग काम बताए जा रहे थे,
कभी चाय बनाओ, कभी मिठाई सजाओ, कभी कमरा साफ करो, कभी मेहमानों के लिए पानी रखो। और उसे खुद इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज का यही दिन उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। थोड़ी ही देर में मेहमान हमारे घर आ चुके थे। माँ ने मुस्कुराते हुए सबका बहुत अच्छे से स्वागत किया। लड़के वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ रमेश अपने माता-पिता के साथ आया था। वो अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था। देखने में बहुत स्मार्ट और सलीकेदार लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और बात करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा था। माँ ने उन्हें बड़े आदर से हॉल में लेकर गई और आराम से बैठाया। फिर उनके लिए ठंडा पानी और नाश्ता रखा गया। घर का माहौल बिल्कुल खुशियों से भरा हुआ था। माँ के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि आज ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। मैं भी उस दिन बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। मैंने नया सूट पहना था, हल्का मेकअप किया था, बाल भी अच्छे से बनाए थे। और माँ ने मुझे बार बार समझाया था कि धीरे बोलना, ज़्यादा हंसना मत और जैसा पूछा जाए वैसा ही जवाब देना। मैं मुस्कुराते हुए हॉल में गई और सबके सामने जाकर बैठ गई। रमेश की माँ ने बहुत प्यार से मेरा हाल पूछा, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा, मुझे क्या करना पसंद है ये पूछा। मैं भी धीरे धीरे उनके सारे सवालों के जवाब दे रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उधर माँ ने पहले ही रिया को सख्त आवाज़ में कह दिया था कि तुम आज पूरे समय किचन में ही रहोगी, मेहमानों के सामने बिल्कुल भी नहीं आना। अगर गलती से भी बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिया ने हमेशा की तरह सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा कि जी, और फिर चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगी। वो अकेले ही चाय बना रही थी, नाश्ता सजा रही थी, बर्तन संभाल रही थी और बार बार माँ की आवाज़ पर अलग अलग काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझसे कहा, जाओ चाय लेकर आओ। मैं उठकर किचन में गई। वहाँ रिया बड़ी सावधानी से नाश्ते की प्लेटें सजा रही थी। उसने चुपचाप ट्रे में चाय के कप रख दिए और मैं उन्हें लेकर हॉल में आ गई। उसके बाद माँ ने इशारे से कहा कि नाश्ता भी ले आओ, तो रिया ने प्लेटें तैयार करके दरवाजे तक रख दी और मैं उन्हें उठाकर मेहमानों के सामने रखने लगी। सभी लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। रमेश के पिताजी के पुराने बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे। माँ अपने हिसाब से हर बात का जवाब दे रही थी। माहौल बिल्कुल सामान्य था। तभी अचानक किचन की तरफ से बहुत तेज धमाके की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ गिर गई हो। उसी के साथ चिंगारियां निकलने लगी, आवाज़ भी आने लगी। दरअसल मिक्सर चलाते समय अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया था और मिक्सर से तेज चिंगारियां निकलने लगी थी। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि हॉल में बैठे सभी लोग एकदम घबरा गए। सबकी नज़रें तुरंत किचन की तरफ चली गईं। अगले ही पल रिया डरकर किचन से भागती हुई बाहर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और उसने घबराहट में अपना दुपट्टा भी ठीक से नहीं संभाला था। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, वहां बैठे सभी मेहमानों की नज़र पहली बार उस पर पड़ी और कुछ पल के लिए पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, सब बस रिया को ही देखते रह गए। उसकी सादगी, उसके मासूम चेहरे और उसकी खूबसूरती ने जैसे एक पल के लिए सबको रोक दिया था। रमेश भी अनजाने में उसे देखता रह गया। उसकी माँ और पिताजी ने भी एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि इतनी साधारण कपड़ों में, बिना किसी बनावटी सजावट के भी कोई लड़की इतने खूबसूरत लग सकती है। उस समय रिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सब लोग उसे देख रहे हैं। वो तो सिर्फ डर की वजह से बाहर भागी थी। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि सबकी नज़रें उसी पर हैं, तो उसने घबराकर तुरंत अपना दुपट्टा ठीक किया, सर नीचे कर लिया और वापस किचन की तरफ जाने लगी। तभी माँ ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें उसका इस तरह मेहमानों के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और उस एक पल ने पूरे माहौल को ऐसा बदल दिया जिसका असर आगे चलकर हम सब की जिंदगी पर पड़ने वाला था। रिया के अचानक मेहमानों के सामने आ जाने पर उस समय माँ ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेहमानों के सामने कोई तमाशा हो जाए। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग आराम से बैठिए, मैं देखकर आती हूँ, शायद किचन में कुछ गिर गया है। इतना कहकर वो जल्दी से किचन में चली गईं। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोली, मैंने तुम्हें साफ मना किया था ना कि मेहमानों के सामने नहीं आना, फिर बाहर क्यों आई तुम चाहती क्या हो? सबकी नजरें तुम पर पड़ी। रिया डर के मारे कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, माफ कर दीजिए मुझे, मिक्सर में अचानक आग लगी, जैसे चिंगारियां निकलने लगी थी। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए भागकर बाहर आ गई। मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन माँ ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसे लगातार डांटती रही।
थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने चेहरे पर फिर से मुस्कान लाई, जैसा कुछ हुआ ही न हो, और वापस हॉल में जाकर मेहमानों के बीच में बैठ गईं। फिर उन्होंने प्यार से सबको नाश्ता परोसना शुरू कर दिया। तभी रमेश की माँ ने मुस्कुराकर पूछा कि अभी जो लड़की किचन से बाहर आई थी वो कौन थी? देखने में तो बहुत सुंदर है। माँ ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, वो हमारे दूर के रिश्तेदार की बेटी है। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं, इसलिए हमने उसे अपने घर में रख लिया है। घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटा देती है। इतना सुनते ही रमेश की माँ ने कहा कि अच्छा, लड़की तो सच में बहुत सुंदर है। उनकी ये बात सुनकर माँ के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो और ज्यादा जल गई थी। उन्होंने बात बदल दी और दूसरी बातें करने लगी। कुछ देर के बाद मेहमान वहां से चले गए। जैसे ही घर का दरवाजा बंद हुआ, माँ का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। उन्होंने रिया को जोर से आवाज लगाई। रिया डरते डरते उनके सामने आई और अगले ही पल माँ ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो संभल भी नहीं पाई और लड़खड़ाकर पीछे हो गई। माँ लगातार उसे खरी खोटी सुनाती रहीं और कहती रहीं कि तुम्हारी वजह से आज सबकी नजरें तुम पर चली गईं। तुम्हें बहुत शौक है ना सबके सामने आने का। मैं वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। उस दिन मैंने पहली बार माँ का इतना डरावना रूप देखा था। सच तो ये था कि माँ पहले से ही रिया की खूबसूरती से जलती थी और धीरे धीरे मेरे मन में भी उसके लिए जलन पैदा हो गई थी, क्योंकि जहाँ भी कोई जाता उसकी तारीफ ही करता था। लेकिन उस समय हम दोनों में से किसी को भी ये एहसास नहीं था कि हमारी यही नफरत हमें एक ऐसी गलती की तरफ ले जाएगी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। कुछ दिन बीत गए। घर में सब पहले जैसा ही चल रहा था। एक सुबह माँ बहुत अजीब तरीके से रसोई में काम कर रही थी। मैंने ध्यान तो दिया लेकिन ज्यादा सोचा नहीं। उस समय रिया आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। माँ ने जानबूझकर एक खाली प्रेशर कुकर गैस पर रख दिया और नीचे गैस जला दी, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं डाला। फिर वो ऐसे ही बाहर आ गई जैसे सब सामान्य हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने रिया को आवाज लगाई और कहा, रिया, मैंने किचन में खाना चढ़ा दिया है, तुम जाकर देख लो, शायद गैस धीमी करनी पड़े। रिया ने बिना कुछ पूछे जी कहा और जल्दी से हाथ धोकर किचन की तरफ चली गई। उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो किचन के अंदर गई और कुकर के पास पहुंची, तभी अचानक बहुत तेज धमाका हुआ। इतना जोरदार धमाका कि पूरे घर की दीवारें तक कांप उठी। हम सब घबरा गए और दौड़ते हुए किचन की तरफ भागे। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके आसपास बर्तन बिखरे हुए थे और किचन का सारा सामान इधर उधर फैल गया था। उसके शरीर पर कई जगह चोटें आई थी और वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं घबरा गई और जोर से चिल्लाई, माँ, जल्दी आइए, रिया को क्या हो गया? लेकिन माँ के चेहरे पर घबराहट के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी भी थी, जिसे उस समय मैं समझ नहीं पाई थी। हम लोगों ने बिना देर किए पड़ोसियों की मदद से रिया को उठाया और तुरंत अस्पताल लेकर भागे। उस समय मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी भी तरह उसकी जान बच जानी चाहिए, जबकि मेरे दिल के कोने में ये बात भी बार बार उठ रही थी कि यह हादसा सिर्फ हादसा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी कि माँ ने पहले खाली कुकर गैस पर रखकर आग जलाई थी और फिर जानबूझकर रिया को किचन में भेजा था। लेकिन उस समय मैं इतनी डर गई थी कि किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। हम लोग घबराए हुए रिया को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे तुरंत इमरजेंसी में भर्ती किया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर तक जांच करने के बाद एक डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि इसकी जान तो फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इसके चेहरे पर काफ़ी गहरी चोट आई है। अगर इसका चेहरा पहले जैसा करना है तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी ऑपरेशन होगा उतना ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर की बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन माँ ने बिना एक पल सोचे साफ मना कर दिया और बोली, डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप बस ऐसा इलाज कर दीजिए जिससे इसके घाव भर जाए, चेहरे का जैसा होगा वैसा रहने दीजिए। डॉक्टर ने हैरानी से माँ की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई लड़की के चेहरे की इतनी बड़ी चोट को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन जब माँ बार बार यही कहती रही कि उनके पास पैसे नहीं है, तो आखिरकार डॉक्टर ने सिर्फ उसके घावों की सफाई की, पट्टियाँ बांधी और ज़रूरी दवाइयाँ लिख दी। 2 दिन तक रिया अस्पताल में भर्ती रही, फिर उसे घर ले आया गया। कुछ दिनों तक वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, इसलिए घर का काम नहीं कर सकी। लेकिन जैसे जैसे उसके घाव भरने लगे और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, माँ ने बिना उसकी तकलीफ की परवाह किए उससे फिर से पहले की तरह सारा घर का काम करवाना शुरू कर दिया। उस समय मेरे और माँ के दिल में ज़रा भी पछतावा नहीं था। हमें बिल्कुल एहसास नहीं था कि हमने कितनी बड़ी गलती की है और एक बेगुनाह लड़की के साथ कितना बड़ा अन्याय किया।
शायद उस समय अगर कोई हमें समझाता भी तो हम नहीं समझते, क्योंकि हमारे दिल में जलन और नफरत इतनी भर चुकी थी कि सही और गलत का फर्क ही खत्म हो गया था। कुछ दिन के बाद एक दोपहर घर की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने रमेश अपनी माँ के साथ खड़ा था। माँ के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि शायद वो रिश्ते की बात पक्की करने आया है। उन्होंने खुशी खुशी दोनों को अंदर बुलाया और हॉल में बैठाया, लेकिन जैसे ही रमेश की नज़र घर के अंदर काम कर रही रिया पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसने रिया के चेहरे पर पट्टियों के निशान और चोट के दाग देखे तो उसकी आंखों में हैरानी और दुख साफ दिखाई देने लगा। वो धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ा और भर्राई हुई आवाज में बोला, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? फिर उसने तुरंत माँ की तरफ देखा और कहा कि आंटी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। माँ को पूरा यकीन था कि अब वो मेरे रिश्ते के लिए हाँ कहेगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर हम सब सुन रह गए। उसने कहा, मैं आज यहाँ आपकी बेटी का रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ, मैं रिया को अपने साथ ले जाने आया हूँ। माँ को तो जैसे अपनी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम क्या कह रहे हो? इस लड़की को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? इसका तुमसे क्या रिश्ता है? रमेश ने बिना डरे जवाब दिया, मैं रिया को पसंद करता हूँ और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो रिया की तरफ मुड़ा और बहुत प्यार से बोला, रिया, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अभी चल सकती हो। मैं तुम्हें इस घर में अब एक पल भी नहीं छोड़ना चाहता। रिया ने हैरानी और दुख भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी माँ गुस्से में उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर हमारी नौकरानी को अपने साथ ले जाने की? हमें तो लगा था कि तुम हमारी बेटी से शादी करने आए हो, लेकिन तुम तो यहाँ कोई और ही खेल खेल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे घर की नौकरानी को अपनी बहू बनाना चाहते हो? और तू रिया, तुझे भी शर्म नहीं आई? तूने अपनी ही बहन का घर उजाड़ने की कोशिश की। तभी मैंने भी गुस्से में कहा कि हाँ, मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बहन माना और तूने यही किया हमारे साथ। तभी रिया पहली बार इतने सालों में सबके सामने बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं मामी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कभी आपकी बेटी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। मैं तो हमेशा इन्हें अपनी बहन मानती रही हूँ। मैंने कभी कोई गलत सपना भी नहीं देखा। तभी रमेश ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, बहन, अभी तक तो आप कह रही थी कि ये आपके घर की नौकरानी है, फिर अब अचानक ये आपकी बहन कैसे हो गई? उसकी बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तब रिया ने कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि ये मेरी सगी मामी है। बहुत साल पहले मेरे पिताजी को कैंसर था और उनका देहांत हो गया। उसके बाद मेरे मामा मेरी माँ और मुझे अपने घर ले आए थे। शुरू में मामी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। फिर कुछ समय के बाद मेरी माँ भी बीमारी से इस दुनिया से चली गई। तब से मैं इसी घर में रह रही हूँ और जो कुछ आप देख रहे हैं वही मेरी जिंदगी है। उसकी बात सुनते ही रमेश की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और रिया के सामने रखते हुए कहा, क्या तुम्हें ये लड़की पहचान में आती है? रिया ने तस्वीर हाथ में ली और उसे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा कि हाँ, ये तो मैं हूँ, ये मेरी बचपन की तस्वीर है। तब रमेश मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम अब रमेश है, लेकिन बचपन में सब मुझे राजू कहते थे। क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हारा पड़ोसी था, हम दोनों हर दिन साथ खेलते थे। तुमने ही कहा था कि बड़े होकर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजू, तुम इतने साल बाद यहाँ, तुम तो पढ़ने के लिए विदेश चले गए थे ना? रमेश ने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था। वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर से भारत वापस आ गया। अब मैं एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने घर गया, वहाँ पता चला कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे और तुम अपनी माँ के साथ कहीं चली गई हो। बहुत तलाश करने के बाद किसी ने बताया कि तुम अपनी मामी के घर रहती हो, इसलिए मैं यहाँ आया था। उस दिन जब पहली बार तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें तुरंत पहचान गया था, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा ही नहीं और वापस किचन में चली गई। मैं समझ गया था कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया है। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो। रिया ने एक बार पूरे घर की तरफ देखा, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी दुख और अपमान में बिताई थी। फिर उसने चुपचाप अपना हाथ रमेश के हाथ में रख दिया और उसके साथ चल दी। माँ और मैं बस खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखते रह गए। उस समय हमारे पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था।
कुछ समय के बाद हमें लोगों से पता चला कि रमेश और रिया ने शादी कर ली है और अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रमेश ने रिया को वो सम्मान और प्यार दिया जिसका वो बचपन से इंतजार कर रही थी और पहली बार उसकी जिंदगी में दुखों की जगह खुशियों ने ले ली थी। जबकि मैं और माँ अपने किए हुए हर गलत काम को याद करके चुपचाप रह गए, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। और फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा। रिया अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी और हम अपनी जिंदगी में लगे हुए थे। हमने कभी उससे मिलने तक की कोशिश नहीं की, ना ही कभी उससे माफी मांगी। शायद हमारे अंदर इतना घमंड था कि हम अपनी गलती मान ही नहीं रहे थे। कभी कभी मोहल्ले के लोग उसके बारे में बातें करते थे, बताते थे कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश है, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है, उसके सास ससुर भी उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके चेहरे पर जो निशान रह गए थे, उनका कभी किसी ने मजाक नहीं बनाया था, ना ही कभी उसे उन निशानों का एहसास दिलाया गया, बल्कि सब लोग उसे समझाते थे कि उसका हौसला बढ़ाते थे और हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। ये सब बातें सुनकर माँ और मैं अंदर ही अंदर जलते रहते थे। हमें लगता था कि इतनी तकलीफ देने के बाद भी आखिर उसकी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे हो गई। लेकिन फिर हम कुछ देर के बाद उन बातों को भूलकर अपने अपने काम में लग जाते थे। उधर माँ मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान रहने लगी थी। वो हर जगह मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन न जाने क्यों कोई रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। कई लोग मुझे देखकर चले जाते, तो कई लोग किसी न किसी बहाने से मना कर देते। काफी समय के बाद आखिर एक रिश्ता आया। लड़का एक अच्छी कंपनी में मैनेजर था, उसकी नौकरी भी अच्छी थी, परिवार भी ठीक था। माँ ने बिना ज्यादा देर के रिश्ता पक्का कर दिया और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। माँ बहुत खुश थी, उन्हें लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। एक दिन मैं और माँ शादी की खरीदारी करके घर लौटे थे। घर में हमने काम के लिए 2 नौकरानियां रख ली थी, क्योंकि शादी की वजह से काफी काम बढ़ गया था। माँ सोफे पर बैठ गई और उन्होंने मुझसे कहा, जरा किचन से एक गिलास पानी ले आओ। मैं उनके लिए पानी लेने किचन में चली गई। उस समय गैस पर कुछ रखा हुआ था और उसकी आंच जल रही थी। मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं जैसे ही पानी का गिलास भरने लगी, तभी अचानक मेरा दुपट्टा गैस की आग की लपटों में आ गया। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते आग पूरे दुपट्टे में फैल गई और फिर मेरे कपड़ों तक पहुंच गई। मैं बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी, माँ बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। मेरी चीख सुनते ही माँ और दोनों नौकरानियां दौड़ती हुई किचन में आईं। उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर पानी डाला, किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा चेहरा, गर्दन, हाथ और शरीर का काफी हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। इतना ज्यादा दर्द था कि मैं चीखते चीखते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे। पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी और जलन इतनी ज्यादा थी कि हल्की सी हरकत भी सहन नहीं हो रही थी। माँ मेरे पास बैठी लगातार रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि मेरी जान तो बच गई है, लेकिन चेहरे और शरीर पर हमेशा के लिए गहरे निशान रह सकते हैं। ये सुनकर माँ और ज्यादा रोने लगी। कुछ देर के बाद मैंने नर्स से कहा कि मुझे एक शीशा दीजिए, मैं अपना चेहरा देखना चाहती हूँ। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर उसने आखिर मुझे एक छोटा सा शीशा दे दिया। जैसे ही मैंने खुद को उसमें देखा, मेरी चीख निकल गई। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मेरा चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिस दर्द से रिया गुजरी थी, वही दर्द आज मैं खुद महसूस कर रही हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे और मैं सिर्फ रोती रही। उस दिन पहली बार माँ भी फूट फूट कर रोई और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, शायद ये हमारी कर्मों की सजा है। हमने रिया के साथ जो किया, आज वही हमारे साथ हो गया। अगर उस दिन हमने उसके साथ इंसानियत दिखाई होती, तो शायद आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। माँ की बातें सुनकर मेरे दिल में भी पछतावा होने लगा। मुझे याद आने लगा कि कैसे हमने उसे नौकरानी बनाकर रखा, कैसे उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, कैसे उसकी माँ को ताने दिए और कैसे उसके साथ हर दिन बुरा व्यवहार किया। सबसे बड़ा दुख मुझे उस हादसे का था जिसमें उसके चेहरे पर हमेशा के लिए निशान पड़ गए थे और आज वही निशान मेरे चेहरे पर भी आ चुके थे। कुछ ही दिनों के बाद जब लड़के वालों को मेरे हादसे के बारे में पता चला, तो उन्होंने बिना देर किए रिश्ता तोड़ दिया। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, बस एक खबर आई कि अब ये शादी नहीं हो सकती। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गई। मैंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि मैं आईने में खुद को देखने से भी डरने लगी। अगर कभी गलती से आईने में नजर पड़ जाती, तो मैं खुद अपना चेहरा देखकर घबरा जाती थी। माँ हर समय मेरी चिंता करती रहती थी, लेकिन अब पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था।
दूसरी तरफ रिया उसी चेहरे के साथ, जिसमें चोट के निशान थे, अपने पति और परिवार के साथ सम्मान और प्यार से जिंदगी जी रही थी, क्योंकि वहां लोगों ने उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसके दिल को देखा था। और इधर हम अपने ही किए हुए कर्मों का फल भुगत रहे थे। तब मुझे समझ आया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। और अगर हम किसी बेगुनाह के साथ बुरा करते हैं तो देर चाहे जितनी भी लगे, लेकिन एक दिन उसका हिसाब जरूर मिलता है। हमने रिया को सिर्फ दुख दिए थे, लेकिन ऊपर वाले ने उसे खुशियां दी और हमें हमारी गलतियों का एहसास करवाने के लिए वही दर्द हमारी जिंदगी में लौटा दिया जिसे कभी हमने उसकी जिंदगी में भेजा था। दोस्तों, किसी के साथ अन्याय करने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके व्यवहार और इंसानियत में होती है। किसी बेगुनाह को दिया गया दर्द एक दिन हमारे सामने जरूर लौट कर आता है। क्या आपके साथ भी कभी किसी ने बिना आपकी गलती के अन्याय किया है? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।